वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर कोड 114 है, यानी फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये आप लोगों का एग्ज़ाम 18 जुलाई को है। और एक बात और बता दूं कि ये आप लोगों का 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा आपका एग्ज़ाम। पहले आपका 2 से 4 था, लेकिन टाइम टेबल बदल गया है। तो ये सभी अपने दोस्तों लोगों को बता देंगे जो भी नहीं जानते होंगे। और मैं आप लोगों को जो ये बुक देख सकते हैं, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व, यहीं से जो है इसी बुक में से मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं फर्स्ट यूनिट का जो है इस वीडियो में जो है चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो सेकेंड यूनिट भी आएगी, थर्ड यूनिट भी आएगी और फोर्थ 5 भी आएगी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर ले रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका दिया है कि शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रमुख अंग? अध्यापक, छात्र व पाठ्य वस्तु। ये आप लोग ध्यान देंगे। शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन है? अध्यापक, छात्र व पाठ्य वस्तु। आगे बात करते हैं, ये कथन है आपका। कथन आपका इम्पोर्टेंट है। कथन ये दिया है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी कौशल के हस्तांतरण के साधन के रूप में तथा सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करती है। तो यह कथन आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। इसको कैसे याद रखेंगे कि भूले ना, यहाँ पे आप लोग प्रज्वलित लीजिए। ठीक है, और 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जिसको भी शिक्षक शिक्षा देगा वो प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं और क्या क्या आपको एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मध्यकाल में अध्यापक जो है आपका किस में पढ़ाते थे? मकतब तथा मदरसों में जो है पढ़ाते थे। और जो टीचर पढ़ाते थे उनको क्या कहा जाता? मुल्ला व मौलवी कहा जाता था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम को देखते हुए बन सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ कि कक्षा नायकी प्रणाली की प्रारंभिक चर्चा वैदिक काल में तथा जातकों में भी मिलती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कक्षा नायकी प्रणाली जो है प्रारंभ किस काल से हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं और क्या आपके एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कथन है कि अध्यापकों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों व संस्कृति जो उसके साधन के द्वारा अपने छात्रों को उचित मूल्य के हस्तांतरण में सहायता करनी चाहिए। अध्यापकों को अंकुर के पूर्ण रूप में लिखने में सहायता करनी चाहिए, न कि अपने सनक की पूर्ति के लिए कृत्रिम पुष्प तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे पुष्प से याद कर लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अगर पुष्प टाइप में आ जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो पुष्प जरूर दिया जाएगा। अब और क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र। तो अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक फैला हुआ है। जन्म के समय ही बालक की प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और शिक्षा जन्म से मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आप लोग जानते हैं। अब आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। और चौथा या तो देख देता है उपयुक्त सभी है, जो यहाँ पे दे सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र नीचे दिए गए हैं। और या तो 3 आपके अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र इनमें से दे देगा, इसमें से, और एक नहीं दे देगा, नहीं पूछ देगा तो आपको नहीं बताना होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है आ सकता है। मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को जो है ये ऐसे ही याद हो जाएगा। सभी आपकी पॉजिटिव चीज़ यही है। यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानार्जन में, समस्या सुलझाने में, शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने में, चरित्र निर्माण करने में, व्यक्तित्व निर्माण करने में, अच्छा नागरिक बनाने में, रूढ़िवादिता व परंपराओं से अवगत कराने में, सामाजिक चेतना जागृत करने में और सद्गुणों को संचारित करने में। तो देख सकते हैं ये तो आप लोगों को आ जाएगा, तो आप लोग बता लेंगे। संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में, समाज शास्त्रीय क्षेत्रों में, कला विज्ञान तकनीकी शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों में, शोध कार्यों में, व्यक्तियों समाजों राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता को समझने और मानवीय गुणों के बारे में, दर्शन एवं नैतिकता में, भौतिक व्यवहारिक मूर्त एवं अमूर्त विषयों के संबंध के क्षेत्र में। तो इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे अध्यापक शिक्षा का जो लक्ष्य क्या है? मानवीय गुणात्मक पक्ष का विकसित करना। ठीक है, हो सकता है ये पूछ सकता है। अब आगे देखेंगे अध्यापक शिक्षा का और लक्ष्य क्या है? कौशलात्मक पक्ष के साथ कलात्मक पक्ष को भी विकसित करना।
अब यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अवस्था के बच्चों को सिखाने के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं वो विधियाँ पूछा जा सकता है। कौन कौन सी विधि जो है पूर्व प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अवस्था के बच्चों को सिखाने के लिए अपनाई जाती है, तो वो विधियाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व प्राथमिक के बच्चों को किस विधि से आप लोग सिखा सकते हैं, खेल विधि के द्वारा। ठीक है, खेल के माध्यम से आप सिखा सकते हैं बच्चों को, कहानी सुनाकर बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, गीत संगीत द्वारा बालकों को सिखा सकते हैं, नाटक द्वारा इतिहास का ज्ञान दे सकते हैं, चित्रकला, खिलौना निर्माण एवं ब्लॉक द्वारा निर्माण की शिक्षा देना, कार्य अनुभव द्वारा सिखाना। तो ये देख सकते हैं आपका पूर्व प्राथमिक के बच्चों को सिखाने के लिए जो विधियाँ थी। अब आगे हम लोग बात करते हैं और आपके जो एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब यहाँ पे आपका पूछ सकता है इससे क्वेश्चन कि कक्षा 1 से 5 तक के स्तर कक्षाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो दे देगा माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर। तो इसमें से आप लोगों को बताना रहेगा। तो कक्षा 1 से 5 तक जो स्तर कक्षाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका प्राथमिक स्तर से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। आगे बात किया जाए, अगर पूछा जाए माध्यमिक स्तर तो 6 से आपका 10 वर्ष। ठीक है, कक्षा 6 से आपका, सॉरी वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कक्षा 6 से आपका 10 तक। आगे देख लेते हैं, आपका यहाँ पे पूछ सकता है हायर सेकेंडरी यानी उच्च का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 12। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं कि बच्चों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है। तो बच्चों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल आपका पूर्व प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो आपका प्राथमिक स्तर पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर अ है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपके कक्षा 1 से 5 तक जो है बच्चे एडमिशन लेते हैं 6 से 14 वर्ष के, यानी प्राथमिक, आपका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि पूर्व प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अवस्था के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती है, तो विधियां मैंने बताया, दिखाया आप लोगों को कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। खेल विधि, कहानी सुनाकर, गीत संगीत द्वारा बालकों को सिखाना, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका कि कक्षा 6 से 10 स्तर की कक्षाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो कक्षा 6 से 10 स्तर की कक्षाओं को आपका किस नाम से जाना जाता है, माध्यमिक स्तर। ऑप्शन नंबर अ है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका तीसरा चैप्टर है भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास, तो यहाँ पे देख लेंगे भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास क्या, जो आपका यहाँ पे बात करेंगे यूजीसी की बात करेंगे। यूजीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कह सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 28 दिसंबर 1953 में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव पे की गई। अगर पूछा जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1948 में की गई। अगर पूछा जाए कि जो आपका यूजीसी है इसकी स्थापना, तो आप लोगों ने देख लिया 28 दिसंबर 1953। अगर पूछ दिया जाए कि यूजीसी का जो है वैधानिक संस्था कब प्राप्त हुआ, तो वैधानिक संस्था आपका 1956 में प्राप्त हुआ। सदस्य की बात की जाए तो इसमें आपके 9 सदस्य और 2 अतिरिक्त थे, 2 में आपके हो जाएंगे चेयरमैन और सचिव। ठीक है, तो ये आपके अध्यक्ष थे और सदस्य। आगे बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी जो भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो आपका ईएमआरसी है, यहाँ पे दिया हुआ है ईएमआरसी का फुल फॉर्म, तो ईएमआरसी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे, एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर, एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर। आगे देख लेंगे, आगे बात करते हैं एनसीईआरटी आ गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्थापना सबसे पहले आप लोग बताइए। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में कहाँ की गई, दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए ये कैसा संगठन है, तो ये आपका स्वायत्त संगठन है, यानी स्वतंत्र है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी में किसको किसको सदस्यता प्राप्त है, तो एनसीईआरटी में सदस्यता किसको प्राप्त है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को सदस्यता प्राप्त है एनसीईआरटी में। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता को प्राप्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को प्राप्त है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन को प्राप्त है, और प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि को ये आपका सदस्यता प्राप्त है, और साथ में आपका भारत सरकार द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत आपको उनको प्राप्त है। एनसीईआरटी की सदस्यता इन लोगों को प्राप्त है। आपको ऑप्शन दे सकता है कि कौन किसको नहीं प्राप्त है, या दे सकता है किसको प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपका कर दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं यूनेस्को को। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? 11 दिसंबर 1946 को की गई। और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। और आपका है यूएनएफपीए, इसकी स्थापना कब की गई? 1969 में की गई। आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी एनसीईआरटी दिल्ली में स्थापना की गई, और इसमें जो इसके विभाग है यानी डिपार्टमेंट, यानी एनसीईआरटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षण सामग्री विभाग, शैक्षिक पर्यवेक्षण इकाई, बेसिक शिक्षा विभाग, विज्ञान शिक्षा विभाग, समाज विज्ञान तथा मानवीय शास्त्र विभाग, अभिलेख तथा सूचना इकाई, पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, पाठ्य पुस्तक विभाग तथा प्रकाशन इकाई। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो है एनसीईआरटी की जो आपका कार्यालय है, ये आपका राज्यों में 17 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके कितने कार्यालय हैं एनसीईआरटी के? तो आपके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आगे देख लेते हैं आपके एग्जाम में और क्या बन सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है, स्कूल बैग नीति 2020 जारी की गई है। स्कूल बैग नीति आपकी बहुत अच्छी जो ये पहल है एनसीईआरटी के द्वारा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे चाहे आपका जो बच्चा है कक्षा 1 में पढ़े, चाहे यूकेजी एलकेजी में, उसका जितना वजन लड़का रहता है उतने ही जो वजन का उसका बैग रहता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए जो है स्कूल बैग नीति 2020 लाई गई एनसीईआरटी के द्वारा। क्या क्या इसमें बताया गया यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे छात्रों को पहले से यह सूचित करें कि किसी विशेष दिवस पर कौन सी किताब और नोटबुक स्कूल में लानी है। साथ ही शिक्षक को समय समय पर यह जांच भी करना है कि छात्र अनावश्यक यानी जो पढ़ना नहीं है वो किताब तो नहीं ला रहे हैं, यानी अनावश्यक किताब या नोटबुक तो नहीं ला रहे हैं। ठीक है, जिससे कि अगर अनावश्यक बुक किताब लाएंगे तो उनका जो है बैग का वजन बढ़ेगा, तो बैग का वजन ही कम करने का इनका लक्ष्य है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक और अच्छी बात कही गई है कि विद्यालय प्रबंधन का यह कर्तव्य है और दायित्व है कि वे सभी छात्रों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएं, कि बच्चे को घर से बॉटल में पानी न लाना पड़े। अगर बच्चा घर से पानी जो है लेकर आएगा बॉटल में, तो उसका कम से कम 1 से 1.5 किलो वजन तो बढ़ेगा। तो इसलिए विद्यालय को जो प्रबंध करने के लिए कहा गया कि पानी का जो है व्यवस्था करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्कूल बैग नीति में और क्या बताया गया है कि स्कूल बैग नीति में आपका कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के छात्रों को 12 तक के कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को होमवर्क और उनके बैग वजन से संबंधित जो है दिशा निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को स्कूल बैग उनके शरीर के वजन का, यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक जो भी छात्र हैं उनका जो अगर छात्र है तो उसके शरीर का जो है 10% जो है वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और आगे बात करते हैं कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कूल बैग होना ही नहीं चाहिए, यानी जो छात्र पूर्व प्राथमिक कक्षा में हैं उनके लिए बैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कक्षा 2 की बात करते हैं। कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, और जबकि कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो है प्रति सप्ताह में अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। और वहीं कक्षा आपका 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे का होमवर्क देना चाहिए। वहीं कक्षा 11 तथा उससे अधिक छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क देना चाहिए। तो ये भी आप लोग आंकड़ा याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे जो आपका न्यूपा दिया गया है। न्यूपा की स्थापना आपका 1962 में, और न्यूपा का फुल फॉर्म आपसे लोगों से पूछा जा सकता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूछा जा सकता है ये कैसी संस्था है, तो ये भी आपका स्वायत्त शासी निकाय है। यहाँ पे देखेंगे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका न्यूपा है यह संस्थान 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के आधार पर स्थापित किया गया था, और उसका उस समय नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन नाम था। ठीक है,
और बाद में जब 10 वर्ष खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो भारत सरकार अपने हाथ में ले ली और इसका नाम जो है नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटर नाम रखा। फिर बाद में इसे आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय रख दिया 1979 में। और जो आपका न्यूपा है वर्तमान में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। और यह संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। और पूछा जाए कि न्यूपा में आपका कितने विभाग हैं, तो यहाँ पे आपके न्यूपा में 10 विभाग हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो आपका दीपा है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, डिप्लोमा टू एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई, यानी कैब की, तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1920 में की गई। फिर इसे 1923 में जो है पैसे की कमी के चलते इसको बंद कर दिया गया 1923 में। फिर इसे पुनर्जीवित 1935 में इसकी दोबारा फिर स्थापना की गई, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देखें, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की। अब यहाँ पे बात करेंगे एनसीटी की। तो एनसीटी की स्थापना आपका 1995 में की गई। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और आगे हम लोग देखेंगे जो आपका राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा का विकास यानी स्टेट टीचर एजुकेशन बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सुझाव किसने दिया, तो यहाँ पे देखें कोठारी राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव आपका कोठारी आयोग ने दिया। और इसका सुझाव सर्वप्रथम दिया था 1966 में। और आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1967 में की गई। वहीं बात की जाए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तमिलनाडु में 1973 में राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। सुझाव किसका था, तो कोठारी आयोग का था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के जो मुख्य कार्य निम्नलिखित दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के कार्य बताइए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आगे आप लोग देख लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, और इसका जो है कार्य इसको भी आप लोग देख सकते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के आप लोग कार्य इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे शिक्षा पर विश्व विकास रिपोर्ट 2018 में कहा गया कि अध्यापक कौशल और प्रेरणा दोनों मायने रखते हैं। आगे देखेंगे जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है कुछ, इसका आप लोग आंसर देंगे। तो बताएंगे कि राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई, तो कब की गई ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कब की गई, 1967 में की गई। आगे देख लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्य पूछा गया है, तो कौन कौन से कार्य, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शोध कार्यों का विकास करना, भाषा प्रयोगशाला का विकास करना, यानी ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 में की गई। वैधानिक संस्था का दर्जा कब मिला, तो बताइए। आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई। आगे देख लेते हैं एनसीईआरटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अगला है कि एनसीईआरटी के कितने संगठक हैं, तो कितने संगठक हैं, तो 8। एनसीईआरटी का मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी ब जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है दिया है कि निम्न में से किस संस्थान के स्थापना स्कूली शिक्षा तथा प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए जो लाई गई है, तो आपका एनसीईआरटी है। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूछ दिया गया है कि किसको सदस्यता प्राप्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को, ये भी सही है, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता को, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार के प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं, तो प्रत्येक राज्य से आपके एक एक होते हैं। एनसीईआरटी में भारत सरकार के कितने सदस्यों को मनोनीत करती है, तो आपका 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। अगला है कि यूजीसी के अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये भी मैंने बताया था, तो किसका होता है, एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों के राजधानी में स्थित हैं, तो 17। आगे देख लेते हैं आपका जो लेसन है चौथा है भारत में अध्यापक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास। यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा।
यहाँ पे ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत प्राचीन काल, बौद्ध काल तथा मध्यकाल जैसी 3 पृथक अवधि स्पष्टता दिखाई देती है। तो इसको छोड़िए, आप लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्राचीन काल में अध्यापक शिक्षा। तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो केंद्र गुरुकुल होता था, जिनके प्रमुख कुलपति कहा जाता था, और गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों में, उपवनों में तथा ग्रामों या नगरों में जो है की जाती थी। जो आपका प्राचीन काल में गुरुकुलों में आपकी जो है शिक्षा दी जाती थी, उस समय आपका वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, कि ब्राह्मण ही शिक्षण का कार्य सिर्फ करता था, सिर्फ ब्राह्मण को ही था कि वह पढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि ज्ञान, संस्कृति एवं कौशल का हस्तांतरण करता था। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका ज्ञान अर्जन है, ये आपका द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी 2 वे प्रोसेस है। इसमें अध्यापक तथा छात्र मध्य संपादित होते हैं, यानी अध्यापक और छात्रों के बीच चलने वाली ये प्रक्रिया। तो ये आपकी द्विमुखी प्रक्रिया पूछा जा सकता है, कैसी प्रक्रिया ज्ञान अर्जन, तो आपकी द्विमुखी प्रक्रिया। आगे देख लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से गुरुकुलों में होती थी, और गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का कुल, अथवा कह सकते हैं गुरु का परिवार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका उत्तर वैदिक काल है, इसमें अध्यापक शिक्षा जो कैसी व्यवस्था थी, तो उत्तर काल की जो है शुरुआत ऋग वैदिक काल के अंत में हुई। जो आप लोगों ने अभी पढ़ा प्राचीन काल वाला, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल जो है ऋग वैदिक काल के अंत से हुई। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है, ये बौद्ध एवं जैन धर्म की शुरुआत होने के बाद इसका उत्तर वैदिक काल का जो है अंत हुआ। अब यहाँ पर बात करेंगे जो आपका उत्तर वैदिक काल है, इसकी अवधि की बात की जाए तो 1000 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक इसकी जो है अवधि मानी जाती है। वहीं पे इसको जो है 2 कालखंड में विभक्त किया गया, उपनिषद काल और सूत्र काल में। तो यहाँ पे अगर उपनिषद काल पूछा जाए इसका काल अवधि, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, और सूत्र काल का 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल के ये 2 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे बात करेंगे जो आपका वैदिक काल में शिक्षा उद्देश्य से भौतिक बंधनों से मुक्त तथा मोक्ष प्राप्ति था वैदिक काल में, और वहीं उत्तर वैदिक काल में जो है साधना व यज्ञ आधारित जो है बल दिया जाने लगा। यहीं पे आगे बात करें, इसी काल में जो है पुरोहित प्रणाली शुरुआत हुई, अतः यह उपनिषद काल कहलाया। आगे बात करेंगे, उपनिषद का तात्पर्य ब्रह्म विद्या काल है। ठीक है, इसमें ब्राह्मणों की जो भूमिका मुख्य थी। आगे देख लेते हैं। इस काल में जो है प्रश्नोत्तर और वाद विवाद पर जो है बल दिया गया। और आगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखेंगे, तो वैदिक काल में ही आपका उत्तर वैदिक काल में ही आपका देख सकते हैं प्रत्येक आश्रम में कक्षा नायक की जो है प्रणाली प्रचलित थी। पूछा जा सकता है कि कक्षा नायक की प्रणाली किसमें प्रचलित थी, आपका 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिक्षक प्रणाली वैदिक काल के समय मौखिक तथा श्रवण मनन स्वाध्याय पर जो है अधिक बल दिया जाता था। अब यहाँ पे जो है आपका अगला चालू होता है, यहाँ से आप लोगों का चालू होता है बौद्ध काल। ठीक है, बौद्ध काल में जो है अध्यापक शिक्षा। तो बौद्ध काल में देखेंगे बौद्ध धर्म में लोग जाति प्रथा एवं भेदभाव पर विश्वास नहीं रखते थे, अतः अन्य जाति के योग्य व्यक्तियों को अध्यापिका प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कोई भी किसी जाति का वो आप जो है टीचर बन सकता है, पढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात किया जाए, अगर पूछा जाए कि उपनयन संस्कार किसमें था, तो आपका बौद्ध धर्म में था, जहाँ से उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। और आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बौद्धकालीन प्रशिक्षण विधि और तकनीकी बहुत साधारण थी। प्रशिक्षण भिक्षुओं की विधि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि मोनिटोरियल व्यवस्था कही जाती थी। ठीक है, क्या व्यवस्था कही है? मोनिटोरियल व्यवस्था, बौद्धकालीन प्रशिक्षण विधि और तकनीकी को। अब आगे देखेंगे, आचार्यों की सहायता के लिए वरिष्ठ योग्य शिष्यों को सहायक अध्यापक, तो सहायक अध्यापक को क्या कहा जाता, जिन्हें पितुलाजाचार्य कहते थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अध्यापक को। अब आगे बात करेंगे, ये आपका बौद्ध धर्म वाला समाप्त हुआ। अब आपका चालू होता है मुस्लिम काल के अध्यापक। तो मध्यकाल में इस्लाम धर्म की शिक्षा देने के लिए मौलवियों को मकतबों या खानकाहों में नियुक्त कर लिया जाता था। ठीक है, और आगे जो है कि मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था मदरसों में जो है दी जाती थी और किसी मस्जिद से जुड़े होते थे। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय यानी अर्थ है भाषण देना। और मदरसों में ज़्यादातर जो है शिक्षण व्यवस्था मौखिक रूप से दी जाती थी तथा रटंत विद्या का प्रयोग किया जाता था। मदरसों में वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ भी किया जाता था। ठीक है, और शिक्षा का माध्यम फारसी होता था, परंतु मुसलमानों
हेतु अरबी भाषा का भी अनिवार्य माना गया। और आगे देख लेते हैं, तो ये आप लोग पॉइंट्स याद रखेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा की। तो 1793 में सबसे पहले औपचारिक रूप से श्री रामपुर बंगाल नामक स्थान पर अंग्रेजों ने अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण जो है केंद्र खोला था, जिसे नॉर्मल स्कूल के नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे वुड डिस्पैच, तो वुड घोषणा पत्र आपका 1854 में। और आगे देखेंगे जो अध्यापक प्रशिक्षण हेतु वुड के आज्ञा पत्र की स्तुतियाँ, तो क्या क्या है, भारत में अधिक संख्या में नॉर्मल स्कूल खोले जाए जिनमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए और छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण के समय अधिक छात्रवृत्ति दिया जाए। उत्तीर्ण छात्र अध्यापकों को तुरंत नौकरी देने के लिए जो है व्यवस्था की जाए। यहाँ पे देखेंगे हंटर आयोग की जो नियुक्ति कब हुई, तो 1882 में की गई। और आगे है कि हंटर कमीशन हो गया। फिर उसके बाद और आगे देख लेते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग है ये आपका 1917 से 19, इसी को आपका सैडलर कमीशन भी कहा जाता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे हर्टांग समिति की स्थापना 1929 में की गई। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका 4 नवंबर 1948 को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो है स्थापना की गई। वहीं माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो आपका 1952 से 53, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन की बात की जाए तो 1964 से 66 में स्थापना की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 1968 जो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी आपका, ये दूसरी पूछा जाए तो 1986 थी, ठीक है। और तीसरी पूछी जाए तो एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020 तीसरी है। यहाँ पे आप लोग देखें जो अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक जो है सुधार की आवश्यकता है। और कोठारी कमीशन की बात की जाए तो कोठारी कमीशन का कथन था जो कि भारत का जो भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का भविष्य जो है कक्षाओं में निर्मित होता है, किसका कथन है, तो कोठारी कमीशन का। और आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे कोठारी कमीशन के जो कुछ सुझाव दिए गए थे कि राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, प्रसार सेवा विभाग बनाया जाए। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रशिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज या ट्रेनिंग कॉलेज जो है और कॉम्प्रिहेंशन कॉलेजों की जो है स्थापना की जाए, शिक्षा स्कूल स्थापित की जाए। ये सब आपका कोठारी आयोग 1964-66 के द्वारा जो कहा गया था। यहाँ पे सरकारी स्कूलों की जो है मान्यता दी जाए, तो ये आपके कोठारी आयोग के द्वारा बात कही गई थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ये देख लेंगे। और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और यहाँ पे बात करेंगे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा जो है एक सतत प्रक्रिया है, और इसके द्वारा जो है डाइट की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ये डाइट की स्थापना की गई 1987 से 88 में। और नवोदय विद्यालय की भी स्थापना इसी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुआ। यहाँ पे बात करेंगे आगे जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि अब जो है 10+2 को बदलकर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जगह पे ला दिया गया 5+3+3+4 को। और यहाँ पे देखेंगे कि जो केंद्र तथा प्रांतों की शिक्षा बजट में वृद्धि हुई है, फिर अभी तक भी केंद्र बजट में शिक्षा यानी जीडीपी का 6% ही व्यय करना है जो है अभी सुनिश्चित किया गया जो। और आगे हम लोग देख लेते हैं एनसीटी की स्थापना मैंने बता दिया। तो ये आपका संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है एनसीटी को यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को। इसकी स्थापना 1995 में की गई है। और यहाँ पे आपका एनईपी 2020 है। तो एनईपी 2020 अब आप लोगों का जो बीएड कार्यक्रम है इसका जो है 4 वर्ष बीएड कार्यक्रम की स्थापना की गई है। 2030 तक आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि बौद्धिक काल में पित्तू लाजाचार्य को क्या कहते थे, तो किसे कहते थे, सहायक अध्यापक को मैंने बताया। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन में शिक्षा विषय के रूप में सर्वप्रथम सिफारिश की सैडलर कमीशन। और टीचर एजुकेशन कहाँ नियुक्त किए जाने की सिफारिश की, तो डाइट की स्थापना बताइए। और अध्यापक राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया, तो 1983 में। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक प्रशिक्षण का जो क्षेत्र नवीन शिक्षा पद्धति संबंधी प्रशिक्षण। और यहाँ पे देखेंगे CBCS का जो है फुल फॉर्म चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आप लोग ध्यान ये रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अध्यापक प्रशिक्षण का क्षेत्र शिक्षण एवं शोध संबंधी प्रशिक्षण
और प्रशासनिक दक्षता संबंधी प्रशिक्षण, और ITC का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। आगे देख लेते हैं और क्या बात करते हैं, और जो आपके एग्जाम में देख सकते हैं मिल सकता है आपका कि अध्यापक प्रशिक्षण के प्रकार। तो अध्यापक जो प्रशिक्षण के 2 प्रकार से हो सकता है, आपका सेवा पूर्वकालीन अध्यापक प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण, ये 2 प्रकार के आपके अध्यापक प्रशिक्षण के आपके प्रकार हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे NCT, तो आप लोगों ने देख लिया 1995 में स्थापना की गई थी। और यहाँ पे कुछ अध्यापकों के गुणों की बात करते हैं, तो अध्यापक के गुण यहाँ पे देख सकते हैं, जो शिक्षा उद्यमगत दक्षता हेतु प्रतिबद्धता एवं नैतिकता, अंत एवं बाह्य मूल्यों का विकसित करना, ज्ञान निर्माण, अधिगम साधनों का चयन एवं संगठन संप्रेषण के गुण, छात्रों को लर्निंग के लिए परामर्श देना, क्रियात्मक शोध, छात्र क्रियाओं का आयोजन, मूल्य निर्णय या मूल्य प्रतिबद्धता, संस्कृति शिक्षा या व्यक्ति के बीच समझदारी विकास, विद्यालय के समुदाय बीच सहयोग संपर्क कायम रखना, आधुनिकीकरण हेतु व्यवहारिक दृष्टिकोण। और यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बताइए NCERT की स्थापना कब की गई, KVS की स्थापना कब की गई, तो 1963 में। और नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। और CBSE की स्थापना कब की गई, तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन कि प्रशिक्षणों की योजना निर्माण के समय कौन सी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक आकलन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण, वोकल फॉर लोकल की अवधारणा का समावेश, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक प्रशिक्षण का जो क्षेत्र क्या है, तो नवीन शिक्षा पद्धति संबंधी प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध संबंधी प्रशिक्षण, प्रशासनिक दक्षता संबंधी, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अध्यापक शिक्षा में अध्यापक का प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है, तो अभी मैंने बताया कितने प्रकार का होता है, आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सेवा पूर्वकालीन अध्यापक प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर अ जो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के कार्य कौन से हैं, तो सेवाकालीन शिक्षण जो कार्य आपके नवीन शैक्षिक पद्धतियों का निर्माण, आधुनिक परिवर्तन के लिए जागरूकता, संप्रेषण, कुशलता का विकास, यानी उपयुक्त सभी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की गतिविधियों को कौन कौन से प्रकार हैं, तो व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, विषय और सामग्री संवर्धन कार्यक्रम, मार्गदर्शन और परामर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मैं बता दूँ कि फर्स्ट यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यहीं से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो जो है सेकेंड यूनिट भी लाएंगे। अगर पसंद आएगा आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।